गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में और प्रीवियस क्लासेस में हमने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन किया था। बच्चों, जो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है उनमें एक पाथवे कॉमन है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में सेम रहता है और इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके बेटा। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो पायरुविक एसिड है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है उसमें, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाते हैं अपन एरोबिक रेस्पिरेशन की ओर। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है बेटा। और एसिटाइल कोएंजाइम फिर एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, जो कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, और फिर डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए जो है एंड प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, और इस बीच काफी सारी एनर्जी यूनिट्स बनती है। तो बच्चों, मैं आपको क्रेब्स साइकिल एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। आज मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बना के रखा है जिससे टाइम कम लगे। दूसरा, उससे पहले एसिटाइल कोएंजाइम बनने की जो रिएक्शन है वो मैं नोट करवा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। इस प्रोसेस का नाम है, जो कि पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन of pyruvic acid to acetyl coenzyme। ये इक्वेशन बेटा वैसे लंबी लिखनी होती है, यहाँ स्पेस कम है तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको। लाइपोइक एसिड पायरुवेट तो यहां पर देखिए बच्चों, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम। मतलब इसे हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर पायरुविक एसिड है प्लस कोएंजाइम ए और NAD प्लस, ये रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, प्लस TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट लाइपोइक एसिड पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है। और क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साथ में NADH2 बनता है, यानी कि यहाँ पर NAD का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोजन को रिलीज करता है।
ठीक है। तो यहाँ से पायरुवेट एसिड से जो हाइड्रोजन निकले हैं वो NAD+ को रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं और NADH2 बनाते हैं और CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों पायरुवेट एसिड आप ध्यान रखना दो दो निकलते हैं, तो दो ही पायरुवेट एसिड, दो ही कोएंजाइम और दो ही NAD+। ठीक है। और क्या बनेंगे? 2 एसिटाइल कोएंजाइम, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और 2 NADH2 बनेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या बनेंगे? 2 NADH2। इस स्टेप में 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 2 3 जा टोटल 6 ATP बन जाएंगे। ठीक है, तो यह है। ओके बेटा, तो ये तो था एसिटाइल कोएंजाइम तक का स्टेप। अब एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो बच्चों आप वेट करना, मैं कैमरा चेंज कर रहा हूं और नेक्स्ट बोर्ड पे ले जा रहा हूं और उसमें क्रेब्स साइकिल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो बच्चों यहाँ देखिए स्केच बना रखा है मैंने क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सर हैंस क्रेब्स ने इनको डिस्कवर किया था और उन्हीं के रेफरेंस में इसे हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसके अलावा बच्चों इसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड बनता है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ में जब ये कंबाइन होते हैं तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड है। भाई आप एक पायरुविक एसिड से बता सकते हो, लेकिन अपन को ये पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो यहाँ पर अपन 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो 2 पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, जो रिएक्शन मैंने अभी पहले बताई थी। इसमें 2 NAD+ 2 NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं TPP और लाइपोइक एसिड के प्रेजेंस में, और साथ में कोएंजाइम ऐड होता है, CO2 बाहर निकलता है, और एंजाइम कौन सा रोल प्ले करता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके बेटा, अब ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम, ये कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच की। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये कंबाइन होगा और क्या बना लेगा? सिट्रिक एसिड बना लेगा और कोएंजाइम बाहर निकल जाएगा। जो सिट्रिक एसिड है ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, फिर ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा सिस एकोनेटिक एसिड में, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एकोनेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 2 सिस एकोनेटिक एसिड में। ठीक है, फिर 2 सिस एकोनेटिक एसिड एकोनेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो आइसोसिट्रिक एसिड में। यहाँ पर भी आइसोसिट्रिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पर 2 NAD कन्वर्ट हो जाएंगे 2 NADH+H+ में, मैग्नीज आयन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर जो एंजाइम है जो रोल प्ले कर रहा है वो है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब बच्चों ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब देखो बच्चों ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन का है, तो इसमें से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एंजाइम रोल प्ले करेगा ऑक्सिलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज, और क्या बना लेगा? 2 अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना लेगा। इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और यहां पर अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में। ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम के भी ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। यहाँ पर 2 NAD+ 2 NADH2 में बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, और एंजाइम जो है अपना रोल प्ले करेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज। ओके,
इसमें बच्चों कोएंजाइम ऐड होने से क्या बनता है, सक्सीनाइल कोएंजाइम बनता है। ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब 2 सक्सीनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होंगे बच्चों 2 सक्सिनिक एसिड में, 2 सक्सिनिक एसिड में, और यहां पर 2 जीडीपी कन्वर्ट होंगे 2 जीटीपी में, 2 H2O के मॉलिक्यूल ऐड होंगे, कोएंजाइम बाहर निकल जाएगा। अब 2 सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूमेरिक एसिड में। यहां पर फ्यूमेरिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है ये, और यहां पर 2 FAD प्लस 2 FADH2 में बदल जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर NAD NADH2 में बदल रहा है, यानी कि NAD का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना इनमें, और FAD FADH2 में बदल रहा है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ये भी क्या है, रिडक्शन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सक्सिनिक डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम के कारण से सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में, और अब फ्यूमेरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। फ्यूमरेज एंजाइम के द्वारा, फ्यूमरेज एंजाइम के द्वारा फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, और अब मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। मैलिक एसिड लास्ट में कन्वर्ट होता है ऑक्जेलिक एसिड में। यहां पर मैलिक डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम रोल प्ले करता है, और 2 NAD प्लस से 2 NADH2 बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 2 NADH2 बन जाते हैं। अब अगेन जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है बना है वो वापस से एसिटाइल कोएंजाइम से ऐड होगा, कंबाइन होगा, और क्या बना लेगा, सिट्रिक एसिड, और जो साइकिल है वो हेंस कंटिन्यूड, ओके, वो लगातार कंटिन्यू करती रहेगी। ओके बेटा, तो ये बच्चों क्रेब्स साइकिल है जो कि आपको 2 से 3 बार ड्रॉ करके रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करनी है। तो 11th क्लास ये क्रेब्स साइकिल है, इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं आप डायग्रामेटिकली लर्न कर सकते हो, डायग्रामेटिकली इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हो, इसका फिर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर मैंने सारी डिटेल दे दी है, एंजाइम्स जितने भी यूज आ रहे हैं, जितनी भी एनर्जी करेंसी बन रही है, सबकी डिटेल दे दी है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन को भी कवर कर चुका है। ओके बेटा, आप ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल ये दोनों ही रफ कॉपी के अंदर 2 से 3 बार देख देख के ड्रॉ करें, तो धीरे धीरे आपको ये लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल है, लर्निंग आसान रहेगी। अब मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों कि इस क्रेब्स साइकिल के अंदर टोटल 80 कितनी एनर्जी यूनिट्स बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं NADH2 कितने बने हैं। आपको पता है कि जो NADH2 है, ATP कैलकुलेशन कर रहे हैं, NADH प्लस H प्लस है या NADH2 है, ये 3 ATP के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 3 ATP के। तो यहां बच्चों देखो 2 NADH2 बने, ध्यान से देखिए, पायरुवेट एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के बनने में 2 NADH2 बने हैं। ठीक है बेटा, तो यहां मैं काउंट कर रहा हूं NADH2, ठीक है, तो 2, ये 2 हो गए। ठीक है, अब देखिए आप यहां देखिए बच्चों, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सिलो सक्सिनिक एसिड के अंदर यहां पर फिर से 2 NADH2 बन रहे हैं। ठीक है बेटा, तो प्लस कर दो मैं, +2। इसके बाद में देखिए आप यहां देखिए बच्चों, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम के बनने में 2 NADH2 फिर यूज आ रहे हैं, तो प्लस आप फिर से 2 कर दो। ठीक है बेटा, इसके बाद में आप यहां आ जाइए, यहां देखिए बच्चों, यहां पर मैलिक एसिड से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के बनने में 2 NADH2 यहां भी बन रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 2 और। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8 NADH2 हो गए। कितने हो गए बेटा, टोटल 8 NADH2 हो गए। अब देखिए आप अब देखते हैं FADH2 कितने बन रहे हैं। यहां देखिए बच्चों, 2 FAD से 2 FADH2 बन रहे हैं, तो FADH2 कितने हैं, 2 है। आपको पता ही है कि जो FADH2 है वो 2 ATP के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2 ATP के। ओके बेटा, फिर लेते हैं यहां पर GDP। देखिए GDP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से GDP कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पर जीटीपी ले लेते हैं अपन। जीटीपी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले बताया था शायद कि जो जीटीपी होता है वो इक्वल होता है एटीपी के। जीटीपी किसके इक्वल होता है? एटीपी के इक्वल होता है, मतलब एक जीटीपी बराबर है एक एटीपी के। ओके, अब आप देखिए यहां पर NaDH2 कितने हैं? 8 है, तो 8 इंटू 3 एटीपी, 8 इंटू 3 एटीपी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 24 एटीपी आ जाएगा। ठीक है, यहां पर FADH2 कितने? 2 हैं। एक FADH2 2 एटीपी के इक्वल होता है। ध्यान से सुनना, एक FADH2 2 एटीपी के इक्वल होता है, तो 2 इंटू 2 एटीपी तो इक्वल हो जाएगा ये 4 एटीपी के। किसके इक्वल हो जाएगा? 4 एटीपी के। ठीक है बेटा, अब देखिए आप जो जीटीपी है, जीटीपी इंटू एक जीटीपी एक एटीपी के इक्वल है, तो यहां पर जीटीपी 2 है तो इंटू एक एटीपी बराबर आ जाएगा 2 एटीपी। ठीक है, तो अब टोटल देखिए बच्चों, मैं ये बैलेंस शीट पहले ही बता रहा हूं आपको, बीच में एक दो प्रोसेस और है जो अपन आगे समझेंगे। टोटल जो नेट एटीपी बने हैं वो आ जाएंगे बच्चों, देखो 24 एटीपी, 24 एटीपी प्लस 4 प्लस 2, टोटल 30 एटीपी। कितने आ जाएंगे? 30 एटीपी। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर देख लीजिए 24 एटीपी तो क्रैब्स साइकिल में बन गए, 6 एटीपी बन गए पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के बनने में। ओके, तो 6 और ये कितना हो गया? 24, 30 एटीपी हो गया। तो यहां पर एटीपी कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। ठीक है बेटा, अब देखिए आप ग्लाइकोलाइसिस में मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैंने उस समय अगर आपको बता देता तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते। अब ध्यान रखना बच्चों, क्रैब्स साइकिल के अंदर हमेशा एक NaDH2 से 3 एटीपी बनते हैं। ये बनते कैसे बच्चों? एक्चुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, तो उसके अंदर क्या है, काफी सारे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। ठीक है, तो जो NaDH2 या FADH2 है, उनसे जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है वो मूव करते हुए जाते हैं, और लास्ट में जो F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं वहां से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो क्रैब्स साइकिल के होने के कंप्लीट होने के बाद में NaDH2 और FADH2 एंड GTP ये सब एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन आपको करके बताई है। अब बच्चों ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक NaDH2 से 2 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, मैं अगर उस समय आपको बताता तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते। ध्यान रखना, क्रैब्स साइकिल में हमेशा एक NaDH2 से 3 एटीपी बनते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में एक NaDH2 से 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो मैंने उस समय जो बताया था वो कैलकुलेशन ऐसे आएगी कि टोटल 6 एटीपी बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, क्योंकि अपन ने उस समय NaDH2 को 3 एटीपी मान के कैलकुलेशन की थी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा जो है एक NaDH2 से 2 एटीपी बनते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों टोटल एटीपी कितने हो गए? 6 एटीपी। ठीक है, और जो पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम एंड क्रैब्स साइकिल, इनमें बच्चों टोटल 30 एटीपी काम आए बनेंगे। तो टोटल बच्चों रेस्पिरेशन के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो टोटल 36 एटीपी जो है आंसर आएगा इसका। ठीक है बेटा, कितने एटीपी बनेंगे टोटल? 36 एटीपी। आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, मैं ऊपर लिख देता हूं। क्रैब्स साइकिल टोटल आ जाएंगे बच्चों 36 एटीपी। ठीक है बेटा, अब आप जल्दी से एक बार सारे हैंडरेस करके बता दीजिए कि आपको क्रैब्स साइकिल भी समझ में आ गया है और एटीपी कितने बनते हैं उसकी कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गई है।
ईटीएस मैंने बना रखी है बच्चों। ईटीएस से पहले कुछ चीजें और समझा दूं मैं आपको। हम अब समझ रहे हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन बच्चों, अब जो हम समझने जा रहे हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन है, तो उनसे एटीपी कैसे बनता है, क्या ऐसा होता है, तो वो चीज समझेंगे ईटीएस के द्वारा, है ना। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन इन रेस्पिरेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव प्रोडक्शन ऑफ oxidative production of ATP in respiration। ये कैसे होता है बच्चों, मैं ये समझा रहा हूं आपको। 2H प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ 11th क्लास आप यहां देखिए ध्यान से। हम डिस्कस कर रहे हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन इन रेस्पिरेशन। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम। अब देखिए इसमें होता क्या है बच्चों कि जो NaDH2 है या FADH2 है, ये कैसे बनते हैं। दो हाइड्रोजन है, ये प्रोटॉन में कब कन्वर्ट होते हैं, जब इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और क्या बन जाएंगे, 2 प्रोटॉन बन जाएंगे। ठीक है बेटा। तो जो NAD प्लस है या जो FAD है, वो सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन ले लेता है। तो मान लो ये सबस्ट्रेट है H2A, ठीक है, और NAD प्लस जब NaDH2 में कन्वर्ट, तो यहां से 2 हाइड्रोजन ले लेता है। ठीक है। तो अब आप बात करोगे कि ये H प्लस क्यों दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो जो NAD प्लस है उसकी वैलेंसी को फुलफिल कर देगा, तो एक हाइड्रोजन वहां जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहने से वो प्लस H प्लस दिखाता है। ठीक है। तो NAD प्लस से क्या बन जाएगा, NADH प्लस H प्लस बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक तो यहां रह गया, तो ये पूरा हाइड्रोजन हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी इस हाइड्रोजन में है, यानी कि इस प्रोटॉन में है, हाइड्रोजन आयन में, तो ये H प्लस के फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है। और यहाँ A अलग रह गया। ठीक है। इसके अलावा जो इसी तरीके से जो FAD है, FAD भी
जो है इसी तरीके से FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ चले जाते हैं तो ये FADH2 बन जाता है। तो इस तरीके से FAD और NAD का रिडक्शन होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन NAD प्लस। ठीक है, ये कैसे कंबाइन होता होगा कि 2 हाइड्रोजन एटम है अपने पास, आयन है अपने पास में H+ और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये केवल NAD बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये एक H बन गया, तो क्या बन गया NADH बन गया प्लस H+ अलग रह गया। ठीक है, तो NADH प्लस H+ बन जाएगा। ठीक है बेटा, एक रिएक्शन बच्चों, बाकी रिएक्शन में कल बना के बताऊंगा आपको, जैसे कि क्रेब्स साइकिल के अंदर, सॉरी हाँ, ये आपके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक रिएक्शन होती है और क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन अपन कल डिस्कस करके बताऊंगा कैसे होता है ये। 1,3-बिस-फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है बेटा, तो ये कन्वर्ट होता है 1,3-बिस-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। और क्या बन जाता है NAD प्लस NADH। ये एक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस की मैं बता रहा हूं आपको। यहां देखिए बच्चों आप, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और NAD प्लस को NADH प्लस H+ में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस भी हैं जिसमें NADH2 और FADH2 कैसे बनता है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा किस तरीके से ATP जो एनर्जी यूनिट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, वो भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, आप जो भी डाउट है हैंड रेज कीजिए और वो डाउट पूछ लीजिए।